नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत कनाडा के संबंधों को लेकर। और भारत और कनाडा के जो इस समय संबंध चल रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि वो बीते काल में अभी तक के सबसे बुरे दौर के संबंध हैं। किसी भी सरकार, भारत सरकार और कनाडा की सरकार के बीच में इतने बुरे संबंध कभी नहीं रहे जितने अभी हैं, क्योंकि भारत सरकार ने वीज़ा कैंसिल कर दिया है, एडवाइजरी जारी कर दी है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट यानी कि भारत के स्टूडेंट जो कि कनाडा में पढ़ते हैं, उनकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। जो लोग कनाडा से भारत आना चाहते हैं, उनकी चिंताएं बढ़ाई। ओसीआई कार्ड के विषय में उस पर इंक्वायरी शुरू हो गई है, उनके कैंसिल करने का नंबर आ गया। और भारत में जो खालिस्तानी लोग हैं या खालिस्तान समर्थन के करने वाले लोग हैं, उनकी 6 राज्यों में प्रॉपर्टियां जब्त की जा रही हैं। पुन्नू की प्रॉपर्टी बिल्कुल जब्त कर ली गई, उसके गांव में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। भारत में बड़े लेवल पर खालिस्तान समर्थन से रहने वाले जितने कनाडा से जुड़े हुए खासतौर से लोग हैं, उनकी यहाँ ऐसी तैसी की जा रही है। दूसरी तरफ कनाडा भी अपनी बात से हट नहीं रहा है। ट्रूडो लगातार अड़े हुए हैं। सरकार उनकी माफ़िया मांग रही है, जनता माफ़िया मांग रही है, यूनिवर्सिटी माफ़िया मांग रहा है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो को ये लगता है कि G20 के दौरान उनकी जो इंसल्ट हुई, वो इंसल्ट का तरीका उनका यही है कि निज्जर की हत्या का वो आरोप भारत पर लगा दें। अब निज्जर की हत्या के आरोप के विषय में उनके पास सपोर्ट ये है कि वो फाइव आइज़ उनको सपोर्ट करता है। फाइव आइज़ में केवल यूएस गवर्नमेंट ने उनको ऐसा बताया कि इसमें हो सकता है, केवल हो सकने के आधार पर एफबीआई की केवल कहने से कि हो सकता है, इस आधार पर कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे दिया। और इससे ज़्यादा इमेच्योर पॉलिटिक्स कुछ हो नहीं सकती है। आप ये उसी तरह की पॉलिटिक्स मान सकते हैं जैसे यूक्रेन ने किया है। और यूक्रेन में जो ज़ेलेंस्की बैठे हुए हैं, वो एक अभिनेता थे और अभिनेता वो कॉन्स्टिट्यूशन के लेकर, सरकार को लेकर एक अभिनय कर रहे थे और वहीं से मशहूर हुए और वो राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने रशिया के साथ ऐसा टेंशन क्रिएट किया कि अपना अस्तित्व ख़त्म कर लिया। आज यूक्रेन इस स्थिति में आ चुका है कि वो अस्तित्व उसका रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी पता नहीं है। कनाडा के प्रधानमंत्री भी कुछ इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि वो इमेच्योर स्टेटमेंट दे रहे हैं, इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं। जबकि उनके डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ गया, भारत और कनाडा की जो डिफेंस टाइज हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनकी डिफेंस सेक्रेटरी, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर या डिफेंस सेक्रेटरी भारत में विजिट करने चले आए और भारत में आकर वो कहने लगे कि इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर जो कनाडा के मिशंस चल रहे हैं, जो कनाडा के यहाँ अस्त्र शस्त्र और सेनाएं टुकड़ियाँ बैठी हुई हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी बहुत बड़े स्तर पर उनकी जो सपोर्ट है वो भारत सरकार की या भारत की मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री करती है। तो कनाडा में आप देखिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि 24/7 जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं, उन स्टूडेंट्स के सपोर्ट करने के लिए वो तैयार हैं, क्योंकि उनको ख़तरा है कि अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो जो कनाडा में स्टूडेंट रहते हैं वो वापस चले जाएंगे, और वो अगर वापस भारत चले गए तो ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्सिटियां बंद होने की कगार पर आ जाएंगी, क्योंकि उनके पास जो इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ने आता है उसका लगभग 40% केवल भारत से जाता है, और वो 4 से 5 गुना और कभी कभी 10 गुना फ़ीसें तक लेते हैं। जो अपने लोकल स्टूडेंट से फ़ीस लेते हैं उसका 5 से 10 गुना फ़ीसें भारत के स्टूडेंटों से लेते हैं और हम उनको देते हैं। इसके अलावा उनकी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि उनके यहाँ किराए पर हम घर लेते हैं, उनकी इकोनॉमी चलाते हैं, उनके यहाँ खाते पीते हैं, और ऐसे लाखों स्टूडेंट हर वर्ष कनाडा में जाते हैं। तो आप सोच लीजिए कि ऐसी परिस्थिति में अगर ये कहा जाए, बिल्कुल साफ तौर पर ये कह दिया जाए कि भाई कनाडा से हम संबंध तोड़ रहे हैं या कनाडा से संबंध टूट सकते हैं, क्योंकि भारत के इकोनॉमी पर इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला, और भारत इतना बड़ा राष्ट्र है, मार्केट हमारे पास ही है, उनके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। हाँ, हमारा जो सेलफोन और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो कनाडा में जाते हैं उन पर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसका प्रभाव भारत पर ये पड़ेगा कि अंदर जो सेलफोन महंगे हो गए हैं, जिसका एक्सपोर्ट होता है, वो थोड़ा सस्ता हो जाएगा, तो भारत के अंदर लोग थोड़ी निजात पा जाएंगे। इसलिए भारत की जनता के लिए तो अच्छा ही है। हालांकि फॉरेन करेंसी पर इसका प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ सकता है, लेकिन भारत सरकार इन छोटे मोटे मतलब जो 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 इकोनॉमिक अफेयर्स हैं कनाडा जैसे, उनसे भारत पर कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट का पैसा अगर बचेगा तो हम सब कवर कर लेंगे।
ऐसी परिस्थिति में वहाँ की यूनिवर्सिटियाँ ये कह रही हैं कि 24/7 स्टूडेंट्स से हम बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को हर संभव मदद दे रहे हैं, स्टूडेंट्स की विश्वास बहाली का काम कर रहे हैं, उनकी अंदर किसी भी प्रकार का अविश्वास पैदा ना हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप सोच लीजिए कि ऐसी परिस्थिति कनाडा में आ चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ कनाडा के प्रधानमंत्री लगातार 2-3 बार स्टेटमेंट दे चुके हैं। लेकिन निज्जर की जो मामला था वो निज्जर की हत्या का था और उन्होंने भारतीय एजेंटों पर शक जताया था। बाद में वो थोड़े पोलाइट पड़े थे और पोलाइट पढ़ते हुए उन्होंने ये कह दिया था कि भारत सरकार हमने शेयर किया है, जो डेटा हमारे पास है भारत सरकार उसमें मदद करे, क्लियर करे उसको। भारत सरकार ने साफ कहा कि G20 के दौरान ऐसा कोई डेटा हमको नहीं दिया गया और ऐसी कोई वार्ता हमारी नहीं हुई कि निज्जर की हत्या। ये तो सारा खेल ही तब रचा गया जब ट्रूडो भारत से वापस चले गए, भारत में 2-2.5 दिन तक रहे और भारत में उनकी जो इंसल्ट उनको महसूस हुई, उसके बाद वहाँ की मीडिया ने जो उनकी खबर ली, जो खबर उनकी लेने के बाद उनको लगा कि इसको मेकओवर कैसे किया जाए, इसको कैसे मेकअप किया जाए, उसके लिए उन्होंने निज्जर का मामला उठा दिया। और वो इमेच्योरिटी का मामला था, उनके पास एविडेंस थे नहीं, केवल थर्ड आई के यूएस ने उनको, FBI ने संभावनाएं बताई थी, उन संभावनाओं को वो बोल गए। तो फिर ऐसी परिस्थिति में सवाल ये पैदा होता है कि आखिर दोषी कौन है। IndiaToday.in जो पोर्टल, मुझे नहीं पता कि वो इंडिया टुडे का है या इंडिया टुडे उस पर करता है, लेकिन IndiaToday.in पर वो खबर छपी जिसमें ये कहा गया है कि निज्जर की हत्या के पीछे ISI का हाथ है। अब ISI का हाथ केवल ऐसे ही कह देना, भारत में कोई भी कह देगा ISI का हाथ है तो इसका मतलब तो नहीं हो गया कि ISI का हाथ है। लेकिन उन्होंने जो उसका तर्क दिया, और वैंकूवर सन जो वहाँ का कनाडा का लोकल अखबार है या कनाडा का अखबार है, कैनेडियन अखबार ने जो निज्जर के बेटे का इंटरव्यू छापा है या इंटरव्यू में जो वार्ता हुई, इन दोनों कड़ियों को अगर मिलाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन भारत सरकार इससे डरी नहीं है। भारत, आप रुचिका कंबोज को देखिएगा, ग्लोबल साउथ के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया है और इनिशिएटिव वहाँ पर कुछ भारत सरकार ऐसे ले रही है कि ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ को हम डेटा शेयर करेंगे कि उनकी बढ़ोतरी कैसे हो, उनके साथ विश्वास बहाली कैसे हो। कनाडा इन बातों से, या मैं कहूँ कि जो जैसा एस जयशंकर कह रहे थे कि जो रिच कंट्री हैं ये नहीं चाहते कि हमारे जैसे कंट्री संसार पर आगे आएँ, संसार पर राज्य करें, इसलिए ये सब कुछ संभव है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी हो, उस कॉन्स्पिरेसी के तहत भारत को घेरने का प्रयास किया जा रहा हो। लेकिन भारत सरकार तो भारत सरकार है। आप जानते हैं कि भारत का नेतृत्व तो आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा सशक्त नेतृत्व इस समय बैठा हुआ है और वो नेतृत्व नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग है। आप डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनिए कि इंडिया फर्स्ट का फार्मूला लेकर मोदी जी आते हैं और बहुत टफ नेगोशिएटर हैं, यानी कि वो आप अमेरिका हैं इसलिए वो नेगोशिएशन ना करें, ऐसा नहीं है। तो भारत सरकार में जो नेतृत्व इस समय काम कर रहा है वो नेतृत्व अपने आप में एक अद्वितीय मिसाल है, इसलिए ये डरने की बात नहीं है। हमने ग्लोबल साउथ के लिए काम करना शुरू कर दिया और हम किसी से डरे नहीं। बाद में एस जयशंकर से अभी इंटरव्यू भी आज हुआ तो उन्होंने साफ कहा कि ना तो हम FBI हैं ना ही हम फाइव आइज हैं, इसलिए उनके विषय में हमसे मत पूछिए, ये उनसे ही पूछिए। लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम जो है वो विश्व को एक साथ लेकर चलने वाले कंट्री हैं, हम विश्व को एक परिवार मानने वाले लोग हैं, हम विश्व के साथ अपने एक्सपेरिमेंट्स, हमारी की जो रिचनेस है, हमारे जो रिसर्चेस हैं, हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारा जो मॉडल है, वो हम संसार के साथ शेयर करते हैं। हम उसको अपने पास तक नहीं रखते क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। और जो 125 कंट्री भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं या 135 कंट्री भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, इसका परिणाम हो सकता है कि कुछ लोगों को समस्या हो और वो एजेंडा सेटर हों। और याद रखने की बात यह है कि उन्होंने कहा कि जो एजेंडा सेटर्स कंट्री हैं अब उनका समय निकल चुका है, अब हमारा समय है। इसलिए एजेंडा सेट करने वाले कंट्रियों को ये विचार करना चाहिए कि वो अब एजेंडा उनका यूएनओ में नहीं चलेगा। ये बात लंबे समय से चली आ रही है कि एजेंडा सेटर कंट्रीज संसार के लिए एजेंडा तय करते हैं और वो संसार में डिस्कोर्स बदलते हैं। लेकिन अभी भारत का जो नेतृत्व, जैसे मैंने कहा, और उस नेतृत्व में फॉरेन मिनिस्ट्री इस समय बड़ी
मजबूती से काम कर रही है। तो रुचिका कंबोज ने इस मामले में इनिशिएटिव लिया है और वो इनिशिएटिव जो है वो जो जो हमारे संबंध हैं उनमें उन्होंने कहा है कि भाई हमारे पास जो रिसर्चेज हैं वो हम ग्लोबल साउथ के साथ शेयर करेंगे, हमारे जो डेवलपमेंट के मॉडल हैं वो उनके साथ शेयर करेंगे, हमारे पास जो कुछ भी डेटा है हम उनके साथ शेयर करेंगे और जो हर संभव प्रयास हो सकता है वो हम हर संभव प्रयास करेंगे यूएनओ के साथ। आप सोच लीजिए कि ऐसी विषम परिस्थिति में भी भारत सरकार दृढ़ता से अपनी बात कह रही है। अब मैं बात करता हूँ इंडिया टुडे डॉट इन पर जो छपा उसने आईएसआई कहता है, उनका कहना है कि आईएसआई ने निज्जर से बात की थी और निज्जर से ये बात की थी, हरदीप सिंह निज्जर की बात कर रहा हूँ मैं, निज्जर से ये बात की थी कि भाई जो लोग खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी हैं उनका नेतृत्व बदल दिया जाए और जो पाकिस्तान में प्रो खालिस्तानी बैठे हुए हैं उनको वहाँ उन्होंने भेजा और साथ में भारत में जो प्रो खालिस्तानी लोग पाए जा सकते हैं उनके लिए फंडिंग का काम पाकिस्तान कर रहा है। निज्जर उस बात को नेतृत्व परिवर्तन या नेतृत्व में कोई बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं थे। इस बात को लेकर जब वैंकूवर सन अखबार जो उनका निज्जर के बेटे का बयान आया वो ये कहता है कि लगातार कैनेडियन अथॉरिटी के साथ हरदीप सिंह निज्जर बात करते थे और उनकी हत्या से 2 दिन पहले भी कैनेडियन अथॉरिटी से उन्होंने बात की थी। संभव ये है कि कैनेडियन अथॉरिटी से पाकिस्तान के द्वारा दी जा रही धमकियों के विषय में वो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान धमकियां दे रहा है, नेतृत्व परिवर्तन करो और लोगों को उसमें समाहित करो, प्रो खालिस्तानी एजेंडा एज पर पाकिस्तान चलेगा। लेकिन निज्जर पाकिस्तान का सहयोग तो ले रहे थे, पाकिस्तान का वो साथ ले रहा था, लेकिन यहाँ नेतृत्व की बात आती है उस नेतृत्व को लेकर वो पाकिस्तान की कोई बात मानने को निज्जर तैयार नहीं थे। यही कारण था कि पाकिस्तान और निज्जर के बीच में कुछ टुनफुस चल रही थी और वो टुनफुस कुछ इस लेवल की हो गई थी कि अब निज्जर को, हरदीप सिंह निज्जर को पाकिस्तान बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था, वहाँ कमांडर चेंज करना चाहता था। हम सब जानते ही हैं कि इस तरह के जब प्रकरण रहते हैं तो कोई कमांडर पाकिस्तान ने तैयार कर लिया है और तैयार करने के बाद अब पाकिस्तान उसको बदलना चाहता है। पाकिस्तान उसको बदले तो फिर जो लीडर तैयार हो गया है वो कैसे बदल जाएगा? आप याद करो भिंडरवाला, भारत में भिंडरवाला को किसने तैयार किया था और तैयार करके वो कौन लोग थे जो वहाँ सिखों के खिलाफ उसको तैयार करके खड़ा किए थे। लेकिन बाद में जब उन्होंने ही मना किया तो फिर ऐसी परिस्थिति में भिंडरवाला तैयार हो चुका था, वो अब पीछे हटने को तैयार नहीं था, किसी भी प्रकार बात मानने को तैयार नहीं था। नतीजा निकला कि भिंडरवाले को स्वर्ण मंदिर के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाकर मारना पड़ा और फिर जो कत्लेआम भारत में हुआ, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, फिर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद के जो दंगे हुए या जो कत्लेआम हुआ, जेनोसाइड हुआ, वो सब कुछ देखने में आ रहा है। यानी कि नेतृत्व अगर आपने किसी टेररिस्ट को बनाकर खड़ा कर दिया या उसको अपने स्वार्थ के लिए कुछ मजबूत कर दिया, बाद में आप कहें वो बदल जाएगा, वो क्यों बदल जाएगा? वो तो खुद में अब एक पर्सनालिटी बन चुका है। हरदीप सिंह निज्जर भी कुछ इसी प्रकार की पर्सनालिटी पाकिस्तान के सहयोग से बन चुका था, लेकिन अब पाकिस्तान अगर हर बात में उसे इंस्ट्रक्शन देगा तो फिर ये संभव है कि वो पाकिस्तान की हर बात नहीं मानेगा, ख़ास तौर से नेतृत्व को लेकर तो नहीं मानेगा। और पाकिस्तान चाहता था किसी प्रकार से हरदीप सिंह निज्जर का नेतृत्व बदल दिया जाए और नेतृत्व में कुछ दूसरे लोग स्थापित कर दिए जाएं। अब निज्जर जब उसको मानने को तैयार नहीं हुए तो निज्जर की हत्या ही उनके पास एक विकल्प था, इसलिए उन्होंने बाकी टेररिस्टों को, जो उन्होंने टेररिस्ट वहाँ खड़े किए थे प्रो खालिस्तानी, उन टेररिस्टों के माध्यम से ही, ऐसा भी कहते हैं कि कोई और गैंग, अब वो गैंग लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग कह रहे हैं या कोई और गैंग कह रहे हैं, कुल मिलाकर वहाँ गैंग वार शुरू हो गया और उस गैंग वार में हरदीप सिंह निज्जर मारा गया। हरदीप सिंह निज्जर के मारे जाने का शोक सबसे ज़्यादा कनाडा को ही होगा, क्योंकि वो कनाडा अथॉरिटीज़ के संपर्क में था, कनाडा की विशेष पूरी कर रहा था और इधर पाकिस्तान उसमें इंटरवेंशन कर रहा था। तो चारों ओर की जो इस समय की गणित कह रही है या जो इस समय का इन्वेस्टिगेशन कह रहा है, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान का आईएसआई हरदीप सिंह निज्जर को खड़ा करने में सहयोगी था और हरदीप सिंह निज्जर का नेतृत्व बदलने के लिए तैयार था, लेकिन हरदीप सिंह निज्जर अपना नेतृत्व देने को तैयार नहीं थे।
परिणाम ये निकला कि उस पाकिस्तान के आईएसआई ने कुछ लोग वहाँ तैयार किए और गैंग वॉर करवाया और उस गैंग वॉर में इनको ख़त्म करवाया। ये सारी तरफ की सूचनाएं हैं कि कनाडा में एक गैंग वॉर चल रहा है। ये भारत सरकार भी कह रही है, ये भारत सरकार से मतलब है कि भारत के लोग भी यही कह रहे हैं और ये वर्ल्ड के बड़े बड़े एनालिस्ट कह रहे हैं कि वहाँ पर एक गैंग वॉर चल रहा है और वो गैंग वॉर वहाँ बहुत बड़ा चेंज ओवर कर रहा है। आप सोचिए कि उसमें हरदीप सिंह निज्जर का मर जाना ये कोई बहुत बड़ा विशेष विषय नहीं है, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री के द्वारा बयान दे देना और वो भी अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए, ये उनके लिए खुद में बहुत भारी पड़ गया है और उनकी इकोनॉमी पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, उनकी डिफेंस पर इस पर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और वहाँ जो जो 4% के लगभग इंडियन कम्युनिटी है, जिसमें 2% केशधारी हैं और बाकी 2% केशधारी नहीं हैं, इनके बीच में एक ड्रिफ्ट पैदा हो गई है, ड्रिफ्ट चल रही है और इसके बीच में कनाडा के प्रधानमंत्री अब बुरी तरह से फंसे हुए हैं। उनको खुद नहीं समझ आ रहा होगा कि आखिर वो करें क्या। कभी वो डिफेंस मिनिस्टर से स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं तो कभी डिफेंस उनके डिप्टी को भारत भेज रहे हैं, कभी यूनिवर्सिटियों से बयान दिलवा रहे हैं तो कहीं अंदर कॉन्सुलेट से बयान दिलवा रहे हैं, लेकिन भारत इसका किसी भी प्रकार से कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। भारत ने अनिश्चितकालीन काल के लिए वीज़ा निरस्त कर दिया है, OSCI कार्ड निरस्त कर रहा है और भारत में लगातार छापे डाल रहा है और विश्व के किसी भी कोने में इस प्रकार के लोग हैं जो भारत के विरुद्ध खड़े हुए हैं, उनके खिलाफ निर्णय लेने के लिए, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए आज की भारत सरकार कटिबद्ध है और वो उस विषय पर काम कर रही है। इसलिए अभी जो कनाडा में जो सूत्र बता रहे हैं, उन सूत्रों के अनुसार भारत का निज्जर की हत्या में कोई रोल नहीं है। इनडायरेक्ट वे में हो तो बता नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान का इसमें बड़ा रोल है। कुछ भी हो, दुश्मन तो हमारा ही मरा है, इसलिए खुशियाँ और इनडायरेक्ट बेनिफिट तो भारत को ही होने वाला था। इसलिए एक भी दुश्मन अगर ख़त्म हुआ भारत का तो उसका बेनिफिट चूँकि भारत को होने वाला है। इस दृष्टि से सारे कंट्री जो कनाडा भारत के बीच में संबंध अच्छे देखना नहीं चाहते होंगे, वो सब एक्टिव होना उनका स्वाभाविक है और उन एक्टिविटी में भारत के साथ खेल खेलना भी उनका स्वाभाविक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।